जय हिंद दोस्तों, दिस इज दक्ष सोलंकी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पराक्रम दिवस हम लोग प्रतिवर्ष बड़ी उत्साह से सुभाष चंद्र बोस जी के लिए मनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के बारे में कुछ बातें करने और बताने। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी जिंदगी की शुरुआत से। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जो पेशे से एक मजिस्ट्रेट थे। सुभाष चंद्र बोस जी की शुरुआती शिक्षा यूरोपियन स्कूल ऑफ कटक से हुई थी। He was scholar in his 10th class. That's why he got the admission in the Presidency School of Cuttack. लेकिन उन्हें वहां से निकाल दिया गया क्योंकि स्कूल के हिसाब से वो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज करते थे, जैसे कि आंदोलन, हड़ताल और हक के लिए आवाज उठाना। He was such a great leader that he was made the head of student council in his college. लेकिन उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने हक के लिए आवाज उठाना नहीं बंद किया। जब वो घर वापस आए तो उनके पिताजी ने उन्हें आईसीएस करने की प्रेरणा दी। उस समय आईसीएस 4 साल का कोर्स था और आईसीएस उस समय इंडिया में नहीं, लंदन जाकर करना पड़ता था। सुभाष चंद्र बोस कितने जीनियस थे, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 4 साल का कोर्स सिर्फ 7 महीने में पूरा कर लिया और 4th रैंक होल्डर भी रहे। रैंक होल्डर बनने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि देश कट रहा है अंग्रेजों के हाथ में और मैं यहाँ बैठा हूं उन्हीं के साथ में। जब उन्होंने महसूस किया, उन्होंने उसी वक्त भारत वापस आने का निर्णय ले लिया। ये न्यूज बहुत तेज स्प्रेड हुई। जब लोगों को पता चला कि पहले भारतीय ने आईसीएस की नौकरी को लात मार दी, तो भारत से लेकर लंदन तक में कोहराम मच गया। सब लोग उनसे मिलना चाहते थे और पूछना चाहते थे आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब वो भारत वापस आए तब 10,000 भारतीय उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि मेरे एक छोटे से बदलाव से 10,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो अगर मैं मेहनत करूंगा तो पूरे देश को एक साथ ला सकता हूं। उस समय कांग्रेस एक ताकतवर पार्टी थी। उस समय लॉर्ड इरविन हमारे देश पर राज कर रहे थे और तभी लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के सामने डोमिनेंट स्टेटस का प्रस्ताव रखा और पता नहीं कैसे गांधी जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस उस प्रस्ताव से नाखुश थे। वो संपूर्ण आजादी चाहते थे और पता नहीं कैसे उन्होंने गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस कर लिया कि वो डोमिनेंट स्टेटस की तरफ नहीं जाएंगे और संपूर्ण आजादी की मांग करेंगे। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, सुभाष चंद्र बोस जी का कद भी बढ़ रहा था। लोग उन्हें गांधी से ज्यादा पसंद करने लगे थे और गांधी जी इस बात से नाखुश थे। उनका स्वभाव थोड़ा आक्रामक होते जा रहा था। वो आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं थी कि वो आजादी के लिए अहिंसा के रास्ते पर भी उतरने को तैयार थे। सुभाष चंद्र बोस जी का यह मानना था कि अब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, अब अंग्रेज कमजोर पड़ जाएंगे, तो हमें उनके खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, हमें इलेक्शन करने चाहिए। जब इलेक्शन की बात चली रही होती है तब गांधी जी अपने सहकर्मी को अपने साथ रख लेते हैं, जिसका नाम था सीतारामैया। वो उसे साउथ से लाए थे। गांधी जी ने सबके सामने कहा कि सीतारामैया मेरा सहकर्मी है, मेरी जगह यह इलेक्शन लड़ेगा और इसकी जीत यानी मेरी जीत, इसकी हार यानी मेरी हार। सुभाष चंद्र बोस जी इलेक्शन से एक दिन पहले गांधी जी का आशीर्वाद लेने आए थे और जब रिजल्ट का दिन आया तब गांधी जी के थॉट से बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट आया। सीतारामैया को 1375 सीट्स मिली और सुभाष चंद्र बोस को 1580 सीट्स। सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत चुके थे। तभी गांधी जी ने सोचा कि मैंने तो यह बोला था कि सीतारामैया की जीत मेरी जीत और सीतारामैया की हार यानी मेरी हार, यानी इनडायरेक्ट वे में मेरी हार हुई है। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जीते और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से कहा कि अब तुम पार्टी से रिजाइन कर दो। और एक अच्छे शिष्य होने के नाते सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना रेजिग्नेशन लेटर गांधी जी के कदमों में रख दिया और वहां सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही है, भारत की आजादी। इस संवाद के बाद गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी अलग अलग हो गए और यहां से शुरुआत होती है सुभाष चंद्र बोस जी एक नई यात्रा की। आजादी के आंदोलन के वक्त सुभाष चंद्र बोस जी को 12 बार जेल भेजा गया। जेल जाने के आखिरी बार उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। जब वो घर में बैठे हुए थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ग्लोबल अलायंस बिल्ड करूं, दूसरे देशों में जाके अपनी खुद की आर्मी बनाऊं और फिर इन अंग्रेजों से लड़ूं। उस समय दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक्सिस पावर्स और अलाइड अलायंस होती थी। एक्सिस पावर यानी जापान, इटली और जर्मनी, अलाइड अलायंसेस यानी यूएसए, फ्रांस,
पोलैंड, इंग्लैंड एंड यूएसए। एक्सेस पावर वर्ल्ड वॉर वन में हारी थी और अलाइड अलायंस वर्ल्ड वॉर वन में जीती थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा कि मैं अपने दोस्त की मदद से काबुल जाऊंगा, काबुल से रशिया और रशिया से जर्मनी जाकर हिटलर की मदद लूंगा। तो उन्होंने अपने दोस्त अकबर शाह से कहा कि तुम मेरे को काबुल भेज दो, वहां से मैं रशिया जाऊंगा। तो अकबर शाह ने उनकी मदद करके उन्हें काबुल भेज दिया और कहा कि तुम्हें अब अपनी आगे की यात्रा खुद तय करनी पड़ेगी। जर्मनी पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी को बड़ी मुश्किल से हिटलर से अपॉइंटमेंट मिलती है। और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट कि आखिर सुभाष चंद्र बोस जी जब हिटलर से मिले थे तो असल में क्या हुआ था। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर से मिलने के लिए कमरे में बैठे हुए थे, तभी अंदर से हिटलर आता है और सामने से हाथ बढ़ाकर कहता है, बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तभी सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होकर बोलते हैं, नमस्ते, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं भारत से आया हूं, मेरे को आपसे नहीं हिटलर से मिलना है। हिटलर चकरा जाते हैं कि मैं सामने ही तो खड़ा हूं, ये तुम क्या कह रहे हो। तभी हिटलर अंदर जाते हैं और दोबारा से वापस आते हैं और सामने से हाथ बढ़ा कहते हैं, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तभी सुभाष चंद्र बोस जी फिर से खड़े होते हैं और बोलते हैं, नमस्ते, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं भारत से आया हूं, मेरे को आपसे नहीं हिटलर से मिलना है। असल में क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं कि हिटलर ने अपने 3-4 डुप्लीकेट रख रखे होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में उसका काम करते हैं, क्योंकि हिटलर को अपनी जान की बहुत परवाह थी। जब हिटलर को यह पता चला कि सुभाष चंद्र बोस बार बार उनके डुप्लीकेट्स को पकड़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस बार खुद जाता हूं सुभाष चंद्र बोस जी से मिलने के लिए। जब वो खुद गए सुभाष चंद्र बोस जी से मिलने के लिए, तो वह दूर से खड़े होकर बोले, मैं ही हिटलर हूं। तब सुभाष चंद्र बोस खड़े होके बोले, नमस्ते, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए आने के लिए। हिटलर फिर चकरा गए कि इस बार पहचान गए तुम। उन्होंने बोला, तुम सब बात छोड़ो, मेरे को बस इतना बताओ कि तुमने मेरे डुप्लीकेट्स को कैसे पहचाना। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि मैं आपके घर पे दरवाजे के लिए आपके घर पे दरवाजे पे खड़ा हूं मदद के लिए, आपके घर के चौखट पे खड़ा हूं, और मैं उस देश से आया हूं जो स्वतंत्र नहीं है, और आपके चेहरे पे वो एरोगेंस नहीं दिख रहा, और जिस हिटलर को मैं जानता हूं उसके लिए स्वाभिमान सबसे ऊपर है। हिटलर को सुभाष चंद्र बोस जी की यह बात बहुत अच्छी लगती है, और हिटलर ने जो 4000 हिंदुस्तानी सैनिकों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था वो उसने सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिए। और लेकिन जैसे जैसे विश्व युद्ध चल रहा था वैसे वैसे जर्मनी की हार हो रही थी, और हिटलर ने अब सुभाष चंद्र बोस जी की मदद करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सबमरीन दे सकता हूं, तुम सबमरीन से जापान जाओ, जापान भी एक्सेस पावर है, यानी वो हमारे साथ है, मैं तुम्हें वहां जाने का बंदोबस्त करता हूं, तुम वहां जाओ, वो तुम्हारी हमसे ज्यादा मदद कर पाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी खुश हो गए और जापान जाने के लिए निकल गए। सुभाष चंद्र बोस 90 दिन की यात्रा करने के बाद सुमात्रा आइलैंड पहुंचे। सुमात्रा आइलैंड आज इंडोनेशिया में स्थित है। उस समय सुमात्रा आइलैंड पर जापान का कब्जा था। वहां से सुमात्रा आइलैंड से वो प्लेन से टोक्यो गए। टोक्यो में उन्होंने जापान के पीएम को इन्फ्लुएंस किया और अपनी मदद करने पर मजबूर कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान के पीएम से 2 ऐसी बातें कही थी जिन्होंने उन्हें हमारी मदद करने पर मजबूर कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बात यह बोली थी कि एशिया तो एशियाई लोगों का होना चाहिए, बाहर के लोग एशिया में कैसे आ सकते हैं। हितेगी तोजो को यह बात बहुत अच्छी लगी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने दूसरी बात यह बोली कि आपके भगवान गौतम बुद्ध है और हमारे भारत देश में भी गौतम बुद्ध को बहुत पूजा जाता है, इस हिसाब से तो हम भाई भाई हुए। हितेगी तोजो यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और पूरी असेंबली के सामने बोलते हैं कि हम भारत और सुभाष चंद्र बोस जी के साथ हैं, हम आप लोगों की मदद करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी जानते थे कि उस समय सिंगापुर और जापान के बीच में युद्ध हुआ है, और सिंगापुर में इंग्लैंड के 85,000 सोल्जर्स हैं, जिसमें से 45,000 से इंडियंस ही हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा कि क्यों ना 45,000 लोगों को, इंडियंस को हम अपने साथ कर लें। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने हितेगी तोजो से कहा कि जब तुम प्लेन से नीचे बॉम्ब गिराओगे तो हर बॉम्ब के साथ एक चिट रख देना जिसमें लिखा हो कब तक अंग्रेजों का जुल्म सहोगे। और जिस भारतीय ने यह चिट पढ़ी थी उसके मन में आजादी की आग दौड़ उठी थी, और वो धीरे धीरे सिंगापुर पर जापानियों का कब्जा हो गया। और खुश होकर हितेगी तोजो ने सुभाष चंद्र बोस जी को इंडियंस के 45,000 सोल्जर्स दे दिए थे, और इन 45 सोल्जर्स से फॉर्मेशन हुई थी हमारी आजाद हिंद फौज। और अब
सुभाष चंद्र बोस और 45,000 सोल्जर्स रेडी थे इंडिया जाने के लिए, अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए। आजाद हिंद फौज की रचना के बाद देश के आंदोलन तेज होने के बाद भारत देश में पार्टीशन की बात भी जिन्ना द्वारा छिड़ गई थी। और तब गांधी जी ने सोचा था कि अगर जिन्ना को कोई मना सकता है तो वो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस हैं। अब मैं आप लोगों को वो बात बताता हूं जो देश के कई करोड़ लोगों को नहीं पता होगा। मुझको भी ये बात पढ़ने के बाद ही पता चली थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने पता नहीं जिन्ना से ऐसी क्या बात कही थी कि जिन्ना ने पूरी असेंबली के सामने यह कहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो उन्हें सेपरेट पाकिस्तान नहीं चाहिए। अब इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कितने बड़े इन्फ्लुएंसर थे कि उन्होंने जिन्ना जैसे का हृदय परिवर्तन कर दिया, जिसने हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने उसी का दिल बदल दिया। और अगर आज सुभाष चंद्र बोस जी प्राइम मिनिस्टर होते पहले हमारे भारत के, तो हमारे भारत देश का नक्शा आज कुछ और ही होता। लेकिन अब पीछे 1945 आ चुका था, वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग। अब यूएसए ने जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब्स गिरा दिए थे। अब जापान पूरी तरीके से टूट चुका था। जापान ने अब सुभाष चंद्र बोस जी की मदद करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने मनोबल को नहीं टूटने दिया और वो ऐसे पहले भारतीय बने जिन्होंने महिलाओं की सेना बनाई, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। जब जापान ने मदद करने के लिए मना कर दिया, तब सुभाष चंद्र बोस जी को अपनी सेना को देने के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन और फूड्स की कमी हुई। तब उन्होंने सोचा कि मैं वियतनाम से मॉस्को जाऊंगा और वहां पर जाके यूएसएसआर की मदद लेकर अपने सभी सैनिकों को वहां बुला लूंगा और बड़ी ग्लोबल अलायंस बिल्ड करूंगा। ऑन द वे ऑफ वियतनाम टू ताइवान टू मॉस्को, अ न्यूज स्प्रेड दैट नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश। और उस दिन हमने बहुत महान आदमी को हमारे देश से खो दिया और ऐसा महान आदमी शायद दोबारा ही कभी हमारे देश पर जन्म होगा। सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु के बाद बहुत रिवोल्ट हुए। आजाद हिंद फौज ने बहुत रिवोल्ट किए, भारत में खूब आंदोलन हुए और रिवोल्ट के बाद भारतीय सैनिक 25 लाख हो गए और ब्रिटेन के सैनिक सिर्फ 40,000 ही बचे थे। अब ब्रिटिशर्स के पास हमें आजाद करने के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं था। उस समय के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, जो 1945 से लेकर 1951 तक ब्रिटिश के पीएम थे, उन्हें जब भारत की आजादी के बाद वापस भारत बुलाया गया, तब एक मिनिस्टर ने उनसे पूछा कि आप पर भारत को छोड़ने का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां से आ रहा था, नरम दल से आप पर कितना प्रभाव पड़ रहा था। तो क्लेमेंट एटली हंसे और उन्होंने बोला कि सबसे कम प्रभाव तो नरम दल से ही आ रहा था। तो मिनिस्टर चौंक कर पूछे, तो आपने भारत क्यों छोड़ा, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां से आ रहा था। तो क्लेमेंट एटली बोले कि सबसे ज्यादा प्रभाव और प्रेशर आ रहा था कि कहीं सुभाष चंद्र बोस जी की दोबारा से आजाद हिंद फौज ना आ जाए। आते हैं फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ। आजादी से पहले माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के नाम की खुद की सरकार चलने लगी थी। सुभाष चंद्र बोस जी की खुद की करेंसी छप गई थी, जो पूरे देश में प्रचलित हो गई थी और लोगों ने उस करेंसी को एक्सेप्ट भी कर लिया था। 1945 में सुभाष चंद्र बोस जी की प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी, ये भी एक थ्योरी है। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा था कि अंग्रेजों ने इन्हें टॉर्चर कर जेल में मार दिया था। यह भी एक थ्योरी है कि सुभाष चंद्र बोस जी जीवित थे और फ्रेंच सीक्रेट सर्विसेज में इन्वॉल्व हो गए थे। माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा थे और गुमनामी बाबा बन गए थे, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जब गुमनामी बाबा के डेथ के बाद उनके 25 बॉक्सेस खोले गए, तब उनमें कई ऐसे एविडेंसेस मिले जो सुभाष चंद्र बोस जी से लिंक करते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि अगर प्लेन क्रैश 18 को हुआ तो उसकी रिपोर्ट 23 में क्यों आई। ताइवान के बाद कोई भी विमान हादसे के दस्तावेज नहीं है। मुखर्जी कमीशन के हिसाब से 18 को कोई प्लेन क्रैश तो हुआ ही नहीं था। अस्थि कलश जो रैंकोजी मंदिर में उनके अस्थि कलश रखे हुए हैं, उनका आज तक डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे कई मिथ्स हैं जो प्रूव करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी की प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई थी।
मेरे को नहीं पता सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी या नहीं हुई थी। अलग अलग किताबें, अलग अलग बातें, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना पता है, जिस बात ने मेरे को अंदर से इंस्पायर किया है, जिस बात ने देश के हर बच्चे, हर आदमी को इंस्पायर किया है, वो है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब सुभाष चंद्र बोस इस नारे को गाते हुए गली में से गुजरते थे, तो उस गली की माए सुभाष चंद्र बोस जी को अपना बच्चा दे देती थी और कहती थी कि आज से मेरा बच्चा नहीं, सुभाष चंद्र बोस का बच्चा है। तो सोचिए वो आदमी कितना इंस्पायरेबल होगा कि दूसरों की माए अपना बच्चा सुभाष चंद्र बोस जी को दे देती होंगी। कभी कभी मैं यही सोचता हूं कि अगर आज सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच जीवित होते तो हमारा देश कई ऊंचाइयों को छू रहा होता। मन तो करता है इस वीडियो को और लंबा चलने दूं। मैं चाहता हूं आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत सारी बातें बताता ही रहूं, लेकिन किसी और वीडियो में बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।